नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है आप लोग का वो चल रहा है यहाँ पर सहकारिता या सहकारी समितियाँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर सिलेबस में आप लोग के टॉपिक और इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सहकारिता की बात की जाए तो सहकारिता का तात्पर्य सहकारिता का तात्पर्य आशय या अभिप्राय की बात की जाए या अभिप्राय की बात की जाए तो इसका तात्पर्य आशय अभिप्राय लिया जाता है सहयोग की भावना से। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सहकारिता की बात की जाए तो सहकारिता का तात्पर्य या आशय या जो अभिप्राय लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा? सहयोग की भावना से लिया जाता है। संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ सबके लाभ के लिए जो कार्य करता है उसे सहकारिता कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सहकारिता की बात की जाए तो सहकारिता किसे कहा जाएगा या सहकारिता क्या कहलाता है? तो संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ सबके लाभ के लिए जो कार्य करता है वह सहकारिता कहलाता है और सहकारिता का तात्पर्य लिया जाता है सहयोग की भावना से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो सहकारिता का मूल मंत्र या मूल सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर जो सहकारिता का मूल मंत्र या जो मूल सिद्धांत होता है वो होता है सामाजिक उत्थान। तो दोस्तों यहाँ पर सहकारिता का जो मूल मंत्र या जो मूल सिद्धांत है वह क्या माना जाएगा? सामाजिक उत्थान माना जाता है। अर्थात यहाँ पर सबके हित में ही हमारा हित है। सबके हित में ही हमारा हित है। तो यहाँ पर जो सामाजिक उत्थान का जो अर्थ होगा वो होगा यहाँ पर सबके हित में हमारा हित है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का हित होगा यानी लाभ होगा। तो यहाँ पर स्वयं का भी उसमें क्या माना जाएगा? हित या लाभ माना जाता है। तो इसका जो मूल मंत्र या जो मूल सिद्धांत होता है वो होता है सामाजिक उत्थान, अर्थात सबके हित में ही हमारा हित है यानी प्रत्येक व्यक्ति का हित होगा। तो यहाँ पर देश का भी आगे चलकर क्या होगा? हित या लाभ माना जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सहकारिता के आदर्श वाक्य की बात की जाए दोस्तों तो सहकारिता का जो आदर्श वाक्य होता है वह है दोस्तों यहाँ पर एक सबके लिए वह सब एक के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए सहकारिता के आदर्श वाक्य की तो सहकारिता का आदर्श वाक्य क्या होता है? एक सबके लिए वह सब एक के लिए। ये किसका आदर्श वाक्य माना जाता है दोस्तों? तो ये आदर्श वाक्य माना जाता है सहकारिता का या सहकारी समितियों का। एक सबके लिए वह सब एक के लिए, यानी यहाँ पर सहकारी समितियों के लिए सब समान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। यानी यहाँ पर ये सभी व्यक्तियों को समान ब्याज दर के आधार पर यहाँ पर ऋण या लोन प्रदान करता है किसानों को कृषि क्षेत्र में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए सहकारिता का जो मुख्य उद्देश्य है, क्यों भारत में सहकारी समितियों की स्थापना की गई? कोई तो कारण रहा होगा यहाँ पर, कोई तो उद्देश्य रहा होगा स्थापना करने के पीछे। तो दोस्तों यहाँ पर जो सहकारिता का मुख्य उद्देश्य माना जाता है वह माना जाता है किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना। किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना। तो ये दोस्तों किसका प्रमुख उद्देश्य माना जाएगा? तो दोस्तों ये माना जाता है सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना, अर्थात यहाँ पर कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना और सेठ साहूकारों के चंगुल व शोषण से किसानों को बचाना है। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए जब भारत में सहकारी समितियों की स्थापना नहीं की गई थी तो उससे पहले जो गरीब दर्जे का जो किसान हुआ करता था
वो यहाँ पर अपनी कृषि संबंधी यहाँ पर आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बड़े लोगों से अर्थात सेठ साहूकारों से यहाँ पर वह ऊंची ब्याज दरों में यहाँ पर वह ऋण लिया करता था, जिसकी यहाँ पर ब्याज की दर काफ़ी अधिक होती थी और वह इस ऋण की भरपाई अपने जीवन काल में कभी भी नहीं कर पाता था। तो उसकी जो ज़मीन वहाँ पर गिरवी रखी हुई थी या उसके जो यहाँ पर जेवरात आभूषण जो यहाँ पर गिरवी रखे हुए थे वो हमेशा के लिए यहाँ पर डूब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इन्हीं कारणों से यहाँ पर किसान को सेठ साहूकारों के चंगुल या शोषण से बचाने के लिए भारत में यहाँ पर किसकी स्थापना की गई? सहकारी समितियों की स्थापना की गई, अर्थात सहकारिता की स्थापना की गई। तो यहाँ पर सहकारिता का जो प्रमुख उद्देश्य माना जाएगा स्थापना करने के पीछे वो माना जाता है किसानों को सस्ती दरों पर यानी कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना और सेठ साहूकारों के चंगुल व शोषण से किसानों को बचाना माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए विश्व में सहकारिता की सर्वप्रथम शुरुआत। अगर दोस्तों यहाँ पर विश्व में बात की जाए, वर्ल्ड स्तर की बात की जाए, तो विश्व में सहकारिता की सर्वप्रथम शुरुआत इंग्लैंड से हुई। तो विश्व में सहकारिता की सर्वप्रथम शुरुआत कहां से मानी जाएगी? इंग्लैंड में हुई। किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ओवन के द्वारा। रॉबर्ट ओवन के द्वारा लंकाशायर मिल में। रॉबर्ट ओवन के द्वारा लंकाशायर मिल में, मिल का मतलब कारखाना, लंकाशायर मिल में सहकारी उपभोक्ता भंडार स्थापित करने से मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर विश्व में बात की जाए तो विश्व में जो सहकारिता की सर्वप्रथम शुरुआत हुई वह इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन के द्वारा लंकाशायर मिल में सहकारी उपभोक्ता भंडार स्थापित करने से मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सहकारिता की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई? तो यहाँ पर जो देश माना जाएगा वो देश कौन सा है? इंग्लैंड। किसके द्वारा यहाँ पर सहकारिता की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति का नाम आता है वो आता है रॉबर्ट ओवन। और ये कहाँ पर शुरुआत हुई थी? लंकाशायर मिल में। किसकी स्थापना करने से मानी जाएगी? सहकारी उपभोक्ता भंडार स्थापित करने से मानी जाती है। 21 दिसंबर 1844 ईस्वी को। तो दोस्तों यहाँ पर जो टाइमिंग है वो है 21 दिसंबर और वर्ष यहाँ पर 1844 है। 21 दिसंबर 1844 ईस्वी को इंग्लैंड के रोकडेल नामक स्थान पर 28 बुनकरों या श्रमिकों द्वारा एक सहकारी समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो 21 दिसंबर 1844 को इंग्लैंड के रोकडेल नामक स्थान पर 28 बुनकरों या श्रमिकों द्वारा एक सहकारी समिति का गठन किया गया था। इस कारण विश्व में रॉबर्ट ओवन को सहकारिता का जनक या जन्मदाता माना जाता है। सहकारिता का जनक या जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विश्व में बात की जाए तो विश्व में सहकारिता का जनक या जन्मदाता किसको माना जाएगा? रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर इन 28 बुनकरों द्वारा इंग्लैंड के रोकडेल नामक स्थान पर 21 दिसंबर 1844 को एक सहकारी समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। विश्व में यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो विश्व में यहाँ पर सहकारिता का जनक किसको माना गया? रॉबर्ट ओवन को। और रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? ये निवासी माने जाते हैं इंग्लैंड के। विश्व में ग्रामीण सहकारिता का जनक। दोस्तों यहाँ पर विश्व में बात की जाए तो विश्व में जो ग्रामीण सहकारिता का जनक माना जाता है दोस्तों, तो वो माना जाता है फ्रेडरिक विलियम रेफेजन।
तो विश्व में दोस्तों यहाँ पर जो ग्रामीण सहकारिता का जनक माना जाएगा वो किसको माना जाएगा? फ्रेडरिक विलियम रेपेजन को, क्योंकि इन्हीं के द्वारा विश्व में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। इस कारण इनको विश्व में ग्रामीण सहकारिता का जनक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण सहकारिता का जो जनक माना जाएगा विश्व में वो किसको माना जाएगा? तो नाम है यहाँ पर फ्रेडरिक विलियम रेपेजन। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए विश्व में शहरी सहकारिता का जनक, विश्व में शहरी सहकारिता का जनक, विश्व में शहरी सहकारिता का जनक। तो दोस्तों यहाँ पर विश्व में जो शहरी सहकारिता का जनक माना जाता है वह माना जाता है हर्सन सुल्ज डेलिस को। हर्सन सुल्ज डेलिस को, हर्सन सुल्ज डेलिस को, हर्सन सुल्ज डेलिस को। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो विश्व में शहरी सहकारिता का जो जनक माना जाएगा वो किसको माना जाएगा? हर्सन सुल्ज डेलिस को, क्योंकि इन्हीं के द्वारा विश्व में शहरी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी या उनका गठन किया गया था। तो विश्व में शहरी सहकारिता का जो जनक माना जाएगा वो किसको माना जाएगा? हर्सन सुल्ज डेलिस को माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 3 जनक यहाँ पर हो चुके हैं। विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व में सहकारिता का जनक किसको माना जाएगा? तो नाम आएगा यहाँ पर इसमें रॉबर्ट ओवन। विश्व में सहकारिता का जनक किसको माना जाएगा दोस्तों? तो नाम है यहाँ पर रॉबर्ट ओवन। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में ग्रामीण सहकारिता का जनक कहलाता है, तो विश्व में ग्रामीण सहकारिता का जनक किसको कहा जाएगा? तो नाम यहाँ पर दोस्तों फ्रेडरिक विलियम रेपेजन। नाम क्या है दोस्तों यहाँ पर? फ्रेडरिक विलियम रेपेजन। उसी प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में शहरी सहकारिता का जनक कहलाता है, तो विश्व में शहरी सहकारिता का जो जनक कहलाता है दोस्तों तो वो कहलाता है हर्सन सुल्ज डेलिस। तो शहरी सहकारिता का जनक किसको माना जाएगा दोस्तों? तो नाम यहाँ पर हर्सन सुल्ज डेलिस। यह तो ही दोस्तों यहाँ पर विश्व के संदर्भ में सहकारिता के बारे में यहाँ पर जानकारी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए भारत के संदर्भ में, तो विश्व में शहरी सहकारिता का जनक किसको माना जाएगा दोस्तों? तो नाम यहाँ पर रॉबर्ट ओवन। और विश्व में ग्रामीण सहकारिता का जो जनक माना जाएगा दोस्तों तो वो माना जाएगा फ्रेडरिक विलियम रेपेजन को। और शहरी सहकारिता के जनक की बात की जाए दोस्तों तो शहरी सहकारिता का जनक किसको माना जाएगा? हर्सन सुल्ज डेलिस को, हर्सन सुल्ज डेलिस को। उसका मैं यहाँ पर भारत के बारे में बात की जाए दोस्तों तो भारत में सहकारिता आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत, भारत में सहकारिता आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत, भारत में सहकारिता आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत सर विलियम बेडरबर्न, सर विलियम बेडरबर्न एवं एस जी रानाडे के द्वारा की गई। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए भारत के संदर्भ में तो भारत में सहकारिता की आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत जो की गई वो किसके द्वारा की गई? सर विलियम बेडरबर्न व एस.जी. रानाडे के द्वारा की गई। अर्थात दोस्तों यहाँ पर बात की जाए भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाएगा वो कौन कौन से व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो यहाँ पर नाम है सर विलियम बेडरबर्न व एस.जी. रानाडे। इन दोनों ही व्यक्तियों को भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। भारत में सहकारिता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, भारत में सहकारिता शब्द का, भारत में सहकारिता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, भारत में सहकारिता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, भारत में सहकारिता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 1900 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित अकाल आयोग, केंद्र सरकार द्वारा गठित अकाल आयोग अथवा दुर्भिक्ष आयोग द्वारा किया गया, अकाल आयोग अथवा दुर्भिक्ष आयोग द्वारा किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए भारत में, तो भारत में जो सहकारिता शब्द है, इस सहकारिता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था या जो उल्लेख
किया गया था वो किया गया था 1900 ईस्वी में। और ये उल्लेख किसके द्वारा किया गया? केंद्र सरकार द्वारा गठित अकाल आयोग या दुर्भिक्ष आयोग द्वारा किया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात की जाए भारत में, यहाँ पर जैसे आप लोगों ने सुना होगा छप्पनिया का अकाल, तो ये छप्पनिया का अकाल पड़ा था 1899 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में। और संवत की बात की जाए तो संवत में यहाँ पर जो टाइम आता है वो आता है 1956। तो 1956 यहाँ पर जो है टाइमिंग है, ये विक्रम संवत का टाइमिंग है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सन या ईस्वी की बात की जाए तो ये अकाल पड़ा था 1899 ईस्वी में। जब भारत में यहाँ पर अकाल पड़ा दोस्तों, तो यहाँ पर जो किसानों की हालत थी वो बहुत ही गंभीर हो चुकी थी, यानी किसानों के पास में यहाँ पर किसी प्रकार कोई पैसे नहीं थे। तो यहाँ पर भारत सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने किसानों को यहाँ पर राहत प्रदान करने के लिए या ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भारत में यहाँ पर किसकी स्थापना की गई? सहकारी समितियों की स्थापना की गई। और यहाँ पर एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम है अकाल आयोग या दुर्भिक्ष आयोग। और इसी आयोग के द्वारा भारत में पहली बार या सर्वप्रथम सहकारिता शब्द का यहाँ पर उल्लेख किया गया था। तो ये उल्लेख कब किया गया था? 1900 ईस्वी में। किसके द्वारा ये उल्लेख किया गया? अकाल आयोग या दुर्भिक्ष आयोग द्वारा इसका उल्लेख किया गया था। भारत में लॉर्ड कर्जन के समय, भारत में लॉर्ड कर्जन के समय 25 मार्च 1904 को, भारत में लॉर्ड कर्जन के समय 25 मार्च 1904 को भारत सरकार द्वारा प्रथम भारतीय सहकारी समिति अधिनियम, प्रथम भारतीय सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया। प्रथम भारतीय सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की बात की जाए तो भारत में लॉर्ड कर्जन के समय 25 मार्च 1904 को भारत सरकार द्वारा अथवा ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रथम भारतीय सहकारी समिति अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया था। इस अधिनियम को भारतीय कृषि साख समिति अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कृषि साख समिति अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस अधिनियम को किस नाम जाना जाता है? भारतीय कृषि साख समिति अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए भारत में वर्ष 2004 में सहकारिता शताब्दी वर्ष मनाया गया। सहकारिता शताब्दी वर्ष मनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत में सहकारिता शताब्दी वर्ष मनाया गया था, ये कौन से वर्ष में मनाया गया था दोस्तों? तो ये मनाया गया था वर्ष 2004 में। क्योंकि भारत में जो सहकारिता की शुरुआत मानी जाती है वो 1904 से ही मानी जाती है। तो भारत में जो सहकारिता की सर्वप्रथम शुरुआत हुई वो कब से मानी जाएगी? 1904 से। और यहाँ पर इसको जो 100 वर्ष की अवधि पूरी होती है दोस्तों, तो यहाँ पर 100 वर्ष की अवधि कब पूरी होती है? 2004 में। तो भारत सरकार द्वारा सहकारिता शताब्दी वर्ष कब मनाया गया? तो यहाँ पर ये सन आता है 2004। कब मनाया गया था? सन 2004 में। भारत में सहकारिता शताब्दी वर्ष कब मनाया गया दोस्तों? तो यहाँ पर है वर्ष 2004 में। और इसी समय नई सदी नया सहकारिता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नई सदी नया सहकारिता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नई सदी नया सहकारिता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो दोस्तों यहाँ पर जब भारत में सहकारिता शताब्दी वर्ष मनाया गया था वर्ष 2004 में, तो इसी समय भारत में एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और इस कार्यक्रम का नाम था नई सदी नया सहकारिता कार्यक्रम। यहाँ पर प्रारंभ किया गया था, यहाँ पर शुरू किया गया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए भारत का प्रथम सहकारिता उपभोक्ता भंडार। भारत का प्रथम सहकारिता उपभोक्ता भंडार। भारत का प्रथम सहकारिता उपभोक्ता भंडार सन 1904 में। उपभोक्ता भंडार सन 1904 में मद्रास अथवा चेन्नई में स्थापित किया गया। मद्रास अथवा चेन्नई में स्थापित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो
भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत का जो प्रथम सहकारिता उपभोक्ता भंडार है ये सन 1904 में कहाँ पर स्थापित किया गया था या कहाँ पर खोला गया था, तो यहाँ पर जगह का या स्थान का नाम है मद्रास या चेन्नई। और एक कब स्थापित किया गया था, 1904 में। यहाँ पर किसकी स्थापना की गई थी, तो भारत का प्रथम सहकारिता उपभोक्ता भंडार यहाँ पर स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, 1904 में। दोस्तों यहाँ पर उपभोक्ता भंडार की बात की जाए तो उपभोक्ता भंडार वह होते हैं जहाँ पर उपभोक्ता या ग्राहक या कस्टमर किसी भी प्रकार के खाने पीने की वस्तु वहाँ पर उचित मूल्य पर और अच्छी क्वालिटी के वहाँ पर खरीद सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो भारत का जो प्रथम सहकारिता उपभोक्ता भंडार है, होलसेल का जो भंडार है सहकारिता क्षेत्र का, वह सन 1904 में कहाँ पर स्थापित किया गया था, मद्रास या चेन्नई में स्थापित किया गया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए भारत की प्रथम शहरी सहकारी साख समिति, भारत की प्रथम शहरी सहकारी साख समिति, भारत की प्रथम शहरी सहकारी साख समिति अक्टूबर 1904 में मद्रास प्रेसिडेंसी के कांजीवरम नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारत की प्रथम शहरी सहकारी समिति अक्टूबर 1904 में मद्रास प्रेसिडेंसी के कांजीवरम नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत की प्रथम शहरी क्षेत्र की जो सहकारी समिति जो है वह अक्टूबर 1904 में मद्रास प्रेसिडेंसी के कहाँ पर स्थापित की गई थी, कांजीवरम नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए भारत का पहला केंद्रीय भूमि विकास बैंक, भारत का पहला केंद्रीय भूमि विकास बैंक सन 1929 को मद्रास अथवा चेन्नई में स्थापित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो भारत का जो पहला केंद्रीय भूमि विकास बैंक है इसको केंद्रीय भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर तो ये स्थापित किया गया था सन 1929 में मद्रास या चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो भारत का जो प्रथम या जो पहला सहकारी उपभोक्ता भंडार है सन 1904 में मद्रास अथवा चेन्नई में स्थापित किया गया। दोस्तों उसके बाद में प्रथम सहकारी समिति की बात की जाए तो ये अक्टूबर 1904 में मद्रास प्रेसिडेंसी के कांजीवरम नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। दोस्तों उसका में भारत का जो पहला केंद्रीय भूमि विकास बैंक है ये सन 1929 में मद्रास अथवा चेन्नई में स्थापित किया गया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान के संदर्भ में यहाँ पर जो सहकारिता है, राजस्थान राज्य में सहकारिता आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत, राजस्थान राज्य में सहकारिता आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत 26 मार्च 1904 को भिनाई नामक स्थान अजमेर से हुई। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए राजस्थान राज्य में सहकारिता आंदोलन की जो सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी वह कब से मानी जाएगी, 26 मार्च 1904 को। कहाँ से शुरुआत हुई, भिनाई नामक स्थान अजमेर से शुरुआत मानी जाती। राजस्थान राज्य में सहकारिता आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत 26 मार्च 1904 को भिनाई नामक स्थान अजमेर से हुई। तो दोस्तों ये जो शुरुआत मानी जाएगी कहाँ से मानी जाएगी, भिनाई नामक स्थान अजमेर से। और ये शुरुआत कब हुई थी, तो टाइमिंग यहाँ पर आता है 26 मार्च 1904 को। किसके संदर्भ में यहाँ पर ये बात दोस्तों, तो ये राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान राज्य में सहकारिता आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत 26 मार्च 1904 को भिनाई नामक स्थान अजमेर से हुई।
राजस्थान राज्य की प्रथम सहकारी संस्था, राजस्थान राज्य की प्रथम सहकारी संस्था की स्थापना डीग भरतपुर में, सहकारी संस्था की स्थापना डीग भरतपुर में सन 1904 में कृषि सहकारी बैंक के नाम से की गई। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो राजस्थान राज्य की जो प्रथम सहकारी संस्था है इसकी स्थापना डीग भरतपुर में 1904 में किस नाम से की गई थी? कृषि सहकारी बैंक के नाम से स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान राज्य की प्रथम सहकारी संस्था कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी डीग भरतपुर में। और यह संस्था कब स्थापित की गई थी या कब इसका गठन किया गया था? तो यहाँ पर टाइमिंग आता है 1904 में। और ये किस नाम से यहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर इसमें नाम आता है कृषि सहकारी बैंक। यानी राजस्थान राज्य की प्रथम सहकारी संस्था डीग भरतपुर में 1904 में कृषि सहकारी बैंक के नाम से स्थापित की गई थी। राजस्थान राज्य की प्रथम सहकारी समिति, राजस्थान राज्य की प्रथम सहकारी समिति 26 अक्टूबर 1905 को भिनाई अजमेर में स्थापित की गई। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो राजस्थान राज्य की जो प्रथम सहकारी समिति है ये 26 अक्टूबर 1905 को कहाँ पर गठित या स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर स्थान का नाम आता है भिनाई अजमेर। और ये कब स्थापित की गई थी? 26 अक्टूबर 1905 को। यहाँ पर बात की जाए स्थापना की, तो स्थापना किसकी की गई थी? राज्य की प्रथम सहकारी समिति की यहाँ पर स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई? 26 अक्टूबर 1905 को। कहाँ पर यह स्थापित की गई? भिनाई नामक स्थान अजमेर में स्थापित की गई थी। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए राजस्थान राज्य का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक जिसको कहा जाता है CCB, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो राजस्थान राज्य का जो पहला केंद्रीय सहकारी बैंक है ये सन 1910 में अजमेर में स्थापित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान राज्य का पहला जो केंद्रीय सहकारी बैंक था यानी सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक था ये सन 1910 में कहाँ पर स्थापित किया गया था या कहाँ पर खोला गया था दोस्तों? तो ये खोला गया था अजमेर में। कब खोला गया या कब स्थापित किया गया? सन 1910 में। और यहाँ पर जो स्थापना की गई थी वो राज्य का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक यहाँ पर स्थापित किया गया था। सन 1919 में सहकारिता प्रांतीय सूची का विषय बन गया था। सन 1919 में सहकारिता कौन सी सूची का विषय बन गया था दोस्तों? तो यहाँ पर बात की जाए तो नाम आता है प्रांतीय सूची का विषय, क्योंकि उस समय यहाँ पर देश आज़ाद नहीं हुआ था और ब्रिटिश काल के समय देश में केवल 2 ही विषय प्रचलन में थे। एक तो विषय था यहाँ पर प्रांतीय सूची का विषय और दूसरा जो विषय हुआ करता था वो था केंद्रीय सूची का विषय। तो सन 1919 की अगर बात की जाए तो सन 1919 में जो सहकारिता है ये कौन सी सूची का विषय बन गया था दोस्तों? तो ये बन गया था प्रांतीय सूची का विषय, जबकि सहकारिता वर्तमान में राज्य सूची का विषय है। जबकि सहकारिता वर्तमान में कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। दोस्तों प्रांतीय सूची का मतलब भी राज्य सूची होता है, ठीक है। तो वर्तमान में कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। क्योंकि यहाँ पर जब देश को आज़ादी मिल जाती है तो आज़ादी के बाद में देश के संविधान का निर्माण होता है और जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। और यहाँ पर भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ बनाई गई थी प्रमुख रूप से, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो यहाँ पर जो देश का संविधान बना तो यहाँ पर जो सहकारिता जो विषय पहले 1919 में जो प्रांतीय सूची का विषय हुआ करता था ये वर्तमान में कौन सी सूची का विषय होता है? तो यहाँ पर नाम आता है राज्य सूची का विषय। तो वर्तमान में सहकारिता कौन सी सूची का विषय माना जाएगा? तो दोस्तों माना जाएगा राज्य सूची का विषय।
दोस्तों यहाँ पर रियासत काल के समय की बात की जाए तो राज्य में 19 देशी रियासतें हुआ करती थी। राज्य में यहाँ पर देशी रियासतों की संख्या की बात की जाए तो राज्य में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 19। राज्य की देशी रियासतों में सर्वप्रथम सन 1915 में भरतपुर रियासत द्वारा सहकारिता कानून लागू किया गया। सहकारिता कानून लागू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य की देशी रियासतों की बात की जाए आज़ादी से पहले तो यहाँ पर देशी रियासतों की संख्या हुआ करती 19, और इन 19 देशी रियासतों में या राज्य की देशी रियासतों में सर्वप्रथम सन 1915 में भरतपुर रियासत द्वारा सहकारिता कानून लागू किया गया। इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो इसके बाद सन 1916 में कोटा रियासत द्वारा सहकारिता कानून बनाकर लागू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर भरतपुर के बाद में यहाँ पर जो अगली रियासत ने जिसने भी यहाँ पर सहकारिता कानून बनाकर लागू किया था तो उस रियासत का नाम क्या है? कोटा। और कोटा रियासत द्वारा सहकारिता कानून कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो यहाँ पर आता है 1916। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो सन 1920 में बीकानेर रियासत द्वारा भी सहकारिता कानून बनाकर लागू किया गया। तो बीकानेर रियासत ने जो सहकारिता कानून बनाकर लागू किया था वह कौन से वर्ष में किया था दोस्तों? तो सन 1920 में। कौन सी रियासत द्वारा? बीकानेर रियासत द्वारा सहकारिता कानून बनाकर लागू किया गया। सन 1935 की बात की जाए दोस्तों तो सन 1935 में अलवर रियासत द्वारा भी सहकारिता कानून बनाकर लागू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर सन 1935 में कौन सी रियासत द्वारा भी यहाँ पर सहकारिता कानून लागू किया गया? तो यहाँ पर नाम आता है अलवर रियासत। और ये कब यहाँ पर लागू किया गया? सन 1935 में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सन 1943 की बात की जाए तो सन 1943 में जयपुर व जोधपुर रियासत द्वारा भी सहकारिता कानून बनाकर लागू किया गया था। तो यहाँ पर वर्ष 1943 की बात की जाए तो वर्ष 1943 में दो रियासतों ने यानी जयपुर व जोधपुर रियासत ने सहकारिता कानून बनाकर यहाँ पर लागू किया था। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो सन 1915 में सर्वप्रथम भरतपुर रियासत द्वारा राज्य में यहाँ पर सहकारिता कानून बनाकर लागू किया गया। भरतपुर के बाद में सन 1915 में कोटा रियासत द्वारा भी सहकारिता कानून बनाकर लागू किया गया। सन 1920 की बात की जाए दोस्तों तो सन 1920 में बीकानेर रियासत द्वारा भी सहकारिता कानून बनाकर लागू किया गया। सन 1935 की बात की जाए दोस्तों तो सन 1935 में अलवर रियासत द्वारा भी सहकारिता कानून बनाकर लागू किया गया था। सन 1943 की बात की जाए तो सन 1943 में जयपुर व जोधपुर रियासत द्वारा भी सहकारिता कानून बनाकर लागू किया गया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए राज्य का प्रथम या पहला सहकारी उपभोक्ता भंडार सन 1919 में अजमेर में स्थापित किया गया। सन 1919 में कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये स्थापित किया गया था अजमेर में। तो राज्य का यहाँ पर जो पहला या प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार की बात की जाए तो ये सन 1919 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? अजमेर में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में इनकी जो संख्या है दोस्तों तो वह संख्या यहाँ पर 37। तो वर्तमान में यहाँ पर जो संख्या दी हुई है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार दोस्तों तो वह संख्या यहाँ पर 37 है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सन 1953 में राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया। तो राजस्थान राज्य सरकार ने भी यहाँ पर सन 1953 में सहकारिता कानून यहाँ पर पारित किया गया था। राजस्थान राज्य का नया सहकारिता कानून दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो राजस्थान राज्य का जो नया सहकारिता कानून है ये 2 अक्टूबर 1965 को अस्तित्व में आया था। 2 अक्टूबर 1965 को ये अस्तित्व में आया था यानी सामने आया था यहाँ पर। तो राज्य का जो नया सहकारिता कानून यहाँ पर अस्तित्व में आया था या जो सामने आया था
वो कब आया दोस्तों यहाँ पर 2 अक्टूबर 1965 को। जबकि राजस्थान राज्य का जो नया सहकारिता कानून बना था वो बना था दोस्तों 2001 में। तो राजस्थान राज्य का जो नया सहकारिता कानून बना दोस्तों, नया सहकारिता कानून जो बना वो कब बना था दोस्तों, तो ये बनाया गया था सन 2001 में, जो 14 नवंबर 2002 को, जो 14 नवंबर 2002 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ था। जो 14 नवंबर 2002 को संपूर्ण राजस्थान में ये लागू हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो यहाँ पर जो राजस्थान राज्य का जो नया सहकारिता कानून है ये कौन से वर्ष में बना था, तो ये बनाया गया था सन 2001 में, और इसी कानून को बाद में 14 नवंबर 2002 को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो टॉपिक आप लोग का चल रहा है सहकारिता या सहकारी समितियाँ, तो इसका जो अगला जो वीडियो है दोस्तों, तो अगली क्लास में यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में।